हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आखिर वो घड़ी आई गई, क्लैट 2022 का पेपर हो गया है और स्टूडेंट से लेके फैकल्टीज एवरीबॉडी इज एक्साइटेड कि कैसा था ये पैटर्न, क्या था इस बार का क्लैट का डिफिकल्टी लेवल और किस तरह का स्कोर हो सकता है। क्लैट 2022 का अगर पेपर को मैं कंपेयर करूं पिछले 2 साल के पेपर से तो कंपैरेटिवली इजी आया था। काफी सारे क्वेश्चंस इसमें डायरेक्ट थे, लॉजिकल सेक्शन शॉर्ट था, इंग्लिश डायरेक्ट था। लीगल थोड़ा बहुत, हमेशा आपको पता है कि लीगल इज द एरिया वेयर क्लैट एग्जामिनेशन विल प्ले विथ यू। इस बार भी उसने खेला आपके साथ और जूरिस्प्रूडेंस के कुछ पैसेजेस उसने इंक्लूड किए। इसका मतलब अगर हम ओल्ड पेडागोजी के हिसाब से देखें, क्लैट को कंपेयर करें, तो legal knowledge is not only efficient and enough for a student to crack this examination. It is very much important that you are able to understand legal terminologies that we usually see in the newspapers. Coming to the GK part, जीके को अगर हम इस बार कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा डाइसी नहीं था, डायरेक्ट पेपर था। हालांकि most of the questions of this GK examination were from September, October and November months of 2021. इनका कुछ रिफ्लेक्शन आपको जनवरी फरवरी में भी देखने को मिला। जैसे कि हमारी ग्रीन स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप की बात करें, ड्रोन रूल्स की बात करें या आईसीएमआर की ड्रोन डिलीवरी की बात करें, चाहे हम रशिया यूक्रेन क्राइसिस की बात करें, तो लार्जली इंडिया ओरिएंटेड जो भी टॉपिक्स थे वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के थे। कुछ इंटरनेशनल टॉपिक्स थे जो कि हमारे जनवरी फरवरी के थे, और कुछ ऐसे भी टॉपिक्स थे जो कि स्टैटिक नेचर के थे, जैसे कि इसरो के जो क्वेश्चंस आए या इंडिया का एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर जो क्वेश्चन आया वो काफी ज्यादा स्टैटिक था। इसका मतलब कि हमें करंट अफेयर्स के साथ साथ उस करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका स्टैटिक एरिया कवर करना पड़ेगा। जैसे कि एस्ट्रोसैट के ऊपर एक क्वेश्चन था, तो इंडिया ने सक्सेसफुली 5 साल एस्ट्रोसैट के कंप्लीट कर लिए थे 2020 में। और के सिवान जो थे हमारे फॉर्मर इसरो के चेयरमैन, ही हैड अ लीडिंग रोल टू प्ले इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और उनको अभी हटाया गया और नए हमारे इसरो के चेयरमैन अपॉइंट किए गए। तो वो जो टॉपिक था वहां पे करंट अफेयर्स में मैं आपको बताऊंगा भी रेलेवेंट सोर्सेस कि कहां कहां से ये न्यूज फेच हुई है। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। इसी में मैं आपको आई विल ऑल्सो बी टेलिंग यू द प्रेजेंट अलॉन्ग विद द प्रेजेंटेशन। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या चीजें हैं हमारे लिए जो हमें देखना जरूरी रहता है क्लैट एग्जामिनेशन में। हालांकि मैं ये जानता हूं कि क्लैट एग्जामिनेशन दे चुके जो स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे कि यार अब तो मेरा पेपर हो गया है। पर 2022 के स्टूडेंट्स को मेरा एक सजेशन है, सिंपल शॉर्ट स्वीट सा सजेशन है कि क्लैट 2022 तो हो गया है, कोई बात नहीं, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी विंडो खत्म नहीं हुआ है। आपके पास 2023 का पेपर अभी भी हाथ में है, दिसंबर में होने वाला है। 5 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है और 5 महीने अपनी गलतियों पे अगर आप काम कर लें तो हो सकता है, अगर आपको लग रहा है 2022 का पेपर अच्छा नहीं गया, तो आप 23 का पेपर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। मतलब कि अगर निकालना ही हमें क्लैट एग्जामिनेशन है, हमारा सपना है, तो एक अटेम्प्ट तो और बनता है। अब पहला, अगर आप टॉपिक के वाइज अगर इसको मैं चार्ट आउट करूं तो 7 टॉपिक्स थे, रफली अराउंड 35 क्वेश्चंस फेच आउट हो सकते हैं, जिसमें कि आपको मेजर जो भी टॉपिक्स हैं वो इंडिया से रिलेटेड दिखाई देंगे। थोड़ा बहुत क्लैट कंसोर्शियम ने इस बार लॉ की तरफ भी अपना रुख लिया और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए थे और ड्रोन रूल्स जो लेके आया था पार्लियामेंट, वो आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस आए। लेकिन 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 ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स डाइसी हैं, जो हो सकता हो क्लैट एग्जामिनेशन हटा दे। नहीं हटाएगा तो हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शंस क्लैट एग्जामिनेशन करेक्ट मान ले। ऑलराइट, ये आपको ध्यान में रखना है। अदर देन दैट, इसके साथ ही साथ एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे उनको आप डायरेक्टली आंसर कर सकते थे। तो जो टॉपिक्स है जैसे कि ड्रोन रूल्स, ड्रोन वैक्सीनेशन, इसरो का मिशन आजादी के अमृत महोत्सव में सैटेलाइट के साथ 7 सैटेलाइट्स बिल्ट बाय स्टूडेंट्स का उनका लॉन्च, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और सागर, ये पुराना एक स्टैटिक टॉपिक हमारे लिए आया, इसमें करंट अफेयर्स के टॉपिक इंक्लूड किए गए। रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट में कुछ भी टेक्निकल नहीं पूछा गया, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। रफली ये सभी के आंसर्स इसमें करेक्ट हुए होंगे। इनफैक्ट इसमें एक बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन था कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। आफ्सपा के रिपील के ऊपर भी थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट, स्टैटिक, करंट अफेयर्स को मिलाते हुए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया ने कॉप 26 में पार्टिसिपेट किया, अपने पंचामृत बताए, और उसके बाद उसने डेनमार्क के साथ पार्टनरशिप करी। मूविंग फर्दर है, जैसे कि ड्रोन रूल्स में पहला टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, यू कैन सी इट इन द स्क्रीन।
कि which the COVID vaccines were delivered by drone as ICMR led project to which of the following states. अब अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आई ड्रोन टेक्नोलॉजी है और डेफिनेटली इसका आंसर जो है वो मणिपुर होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में अनाउंस किया गया था, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा है जो कि डीजीसीआई ने अनाउंस किया है फॉर वेरियस एक्टिविटीज फॉर मैनेजमेंट ऑफ ड्रोन एक्टिविटीज इन इंडिया? द करेक्ट आंसर इज डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी थ्रू ड्रोन स्टार्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट, पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और ये जो करंट अफेयर्स है ये अक्टूबर 2021 का है और ये आपको सोर्स पता चल रहा है इकोनॉमिक टाइम्स और ये आपको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का अगेन ऑफ द सेम मंथ अक्टूबर महीने का आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे आई ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फिनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द मूवमेंट ऑफ ड्रोन एक्टिविटीज विद इन अ डिफाइंड एयर स्पेस? ये जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स है जब जम्मू एंड कश्मीर में ड्रोन अटैक हो रहे थे और हमारे एयरपोर्ट एयर बेस पे भी अटैक हुआ। तो ये जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अगेन ये एक स्टैटिक एरिया है, करंट अफेयर्स का एरिया नहीं है, स्टैटिक एरिया है, लेकिन ये न्यूज़पेपर्स में सर उस करंट अफेयर्स में कवर किया था। अगर आप हमारे रेगुलर क्लासरूम के प्रोग्राम में एनरोल्ड थे तो आपको ये पता चलेगा डेफिनेटली कि जियो फेंसिंग के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन हमने ड्रोन रूल्स के बारे में डिस्कस किया था और आपका थोड़ा सा एस्पेक्ट आपका भी इन्वॉल्व था इसमें कि आपने उसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ड्रोन रूल्स 2021 जो अभी रिसेंटली अनाउंस किए गए थे उसको सुपर सेशन में किसको हटा के ये ड्रोन रूल्स 2021 लेके आया गया? देखिए, आपको पता है कि ये 2020 वाले जो भी ऑप्शंस हैं ये हमारे लिए करेक्ट नहीं हो सकते। एयरक्राफ्ट रूल्स वाला ऑप्शन तो हम सीधे सीधे हटा देंगे क्योंकि हमें अनमैन्ड ड्रोन्स आर अनमैन्ड फ्लाइट्स, तो हमें अनमैन्ड वाले टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और इसी तरीके से हम मैन्ड एयरक्राफ्ट रूल्स को भी हटा देंगे। ये जो मैन्ड एयरक्राफ्ट रूल्स हैं ये एरोप्लेन ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हुआ करते थे। इसका मतलब ऑप्शन या तो 2020 में है या 2021 में है, जिसका करेक्ट आंसर 2021 है क्योंकि ये बहुत रीसेंट रूल्स हैं, है ना। और ये अगेन अगर आप देखिएगा तो ये नवंबर 2021 से फेच आउट किए गए हैं। मूविंग फर्दर अहेड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हालांकि ये जो करंट अफेयर्स का जो ये खबर है ये 2015 का है जियो फेंसिंग का, लेकिन इसको वापस से दोबारा से न्यूज में जनवरी में देखा गया था जब नेवी एयरफोर्स ने कहा था कि हमें जियो फेंसिंग को थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। और दूसरी चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की डिजिटल स्काई इंडिया प्लेटफॉर्म, जो कि डेट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि सितंबर 2021 में ड्रोन ऑपरेशंस के लिए एक मैप, एयर स्पेस मैप अनाउंस किया गया था और मैप जो है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। इसका मतलब डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म ड्रोन रूल्स 2021 से इंटीग्रेटेड था। Which autonomous body is responsible for national accreditation structure of drones? Drone Council of India, Unmanned Aircraft Council of India। इसका करेक्ट आंसर सीधे सीधे है ड्रोन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं हमारे पास। ऑलराइट, तो ये एक, अगर आप इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से और पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि क्वेश्चंस काफी काफी डायरेक्ट थे। समय जाहिर ना करते हुए आगे देखते हैं, टॉपिक्स को आगे कवर करते हैं और हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं। इसरो का जो मिशन है आजादी का अमृत महोत्सव से रिलेटेड सवाल है। पहला डेडिकेटेड मिशन लॉन्च्ड बाय इसरो फॉर स्टडीइंग द सेलेस्टियल सोर्सेस, एक्स-रे, ऑप्टिकल, यूवी स्पेक्ट्रल बैंड्स साइमल्टेनियसली। नेम द फर्स्ट मिशन। तो ये जो मिशन का आंसर है इसका नाम है एस्ट्रोसैट। ये 2015 का मिशन है। एप्पल द फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इसरो वाज लॉन्च्ड ऑन। अब ये काफी ज्यादा स्टैटिक हो गया, मतलब ये क्वेश्चन जो है आप यूजुअली स्टूडेंट्स ने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा मार्क किया होगा क्योंकि हमें पता है कि हमारी मैक्सिमम जो भी सैटेलाइट या स्पेस प्रोग्राम्स है वहीं से लॉन्च होते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर अनफॉर्चुनेटली कोर रेफरेंस गीना है। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये क्वेश्चन सबसे गलत हुआ होगा लेकिन स्टैटिक था तो कोई बात नहीं, हो जाता है, स्टैटिक क्वेश्चन गलत हो सकता है, कोई बात नहीं। नेम द स्पेसक्राफ्ट दैट हैज बीन सक्सेसफुली सेंट इनटू द स्पेस। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है वो पायनियर और मरीनर दोनों ऐसे स्पेस क्राफ्ट हैं जिनको कि स्पेस प्रोब के लिए भेजा गया था, करेक्ट। लेकिन इसमें कैच ये है कि ये पायनियर आईई जो लिखा हुआ है, ये पायनियर आईई जो लिखा हुआ है ये कायदे से पायनियर 10 होना चाहिए था। इस वजह से हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट करके मरीनर 10 को सेलेक्ट करेंगे और मरीनर 10 करेक्ट आंसर है। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में ऐसा डाउट है कि पायनियर, मरीनर, वोयाजर ये और स्पुतनिक, ये सारे देखो, स्पुतनिक 19 तो एलिमिनेट हो जा रहा है क्योंकि उनके आगे जो नंबर्स लगे हुए ना या उनके आगे जो इनिशियल्स लिखे हुए उसके बेसिस पे ये गलत हो सकता है। तो बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन था ये,
बहुत ज्यादा स्टैटिक क्वेश्चन था, स्पेस साइंस एंड टेक का क्वेश्चन था। क्लैट कंसोर्शियम की आदत है आपके साथ हमेशा 5 या 6 क्वेश्चंस में गेम करेगा, तो ये ऐसा आपको सेकंड क्वेश्चन दिखाई देता है इस पेपर में, जो कि काफी लोग गलत किए होंगे। ये जो क्वेश्चन है ये इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट से रिलेटेड है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये स्टैटिक क्वेश्चन है। ये किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम जब आप इंडिया की आप न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पढ़ते हो, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को पढ़ते हो, आपको याद होगा राजनाथ सिंह ने हमारे सामने आके ये कहा था कि इंडिया कभी भी पहले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा। डेटरेंस पॉलिसी है हमारी जीरो, लेकिन हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, तो डेटरेंस पॉलिसी को जीरो टॉलरेंस में कन्वर्ट करके हमने ये कहा था कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर अटैक होने वाला है तो हम रुकेंगे भी नहीं। उस टाइम पे हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के बारे में काफी अच्छे से पढ़ा था। हमने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में पढ़ा, हमने सीटीबीटी के बारे में पढ़ा, हमने न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के बारे में पढ़ा, और ऐसे में हमने न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में भी पढ़ा था, 1974 के भी और 1999 के भी। तो ऐसे में जो उसका आंसर है वो नाम है स्माइलिंग बुद्धा, उस बॉम्ब का नाम था। अब नाविक कवर्स इंडिया इन द रीजन एक्सटेंडिंग, इसका डायरेक्ट आंसर है 1500 किलोमीटर। और ये इंडियन एक्सप्रेस का ई एक्सप्लेन्ड आप देख सकते हैं। ये अगेन अगर आप ई एक्सप्लेन्ड इंडियन एक्सप्रेस का देखोगे तो आपको दिखाई देगा, ये अक्टूबर 2021 का टॉपिक है, ई एक्सप्लेन। तो इंडियन एक्सप्रेस इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स, इकोनॉमिक टाइम्स इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स, ठीक है। तो ये रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हमने आईआरएनएस लॉन्च किया था, और उसमें ये जो नाविक है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इन चीजों को ध्यान से देखेंगे तो एक वर्ल्ड इश्यूज पे आया, एक इंडिया की रीसेंट लॉ पे आया, रीसेंट पॉलिसी पे आया। तो इंडिया की ड्रोन पॉलिसी नई थी, इसलिए इंडिया की ड्रोन पॉलिसी पे क्वेश्चन आया। अब ये फॉरेन पॉलिसी पे, एक्सटर्नल रिलेशंस पे एक क्वेश्चन आता है। फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का, पोर्ट लेड डेवलपमेंट इन इंडिया का। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है क्लासरूम में। मिशन सागर, सागरमाला, भारतमाला, पर्वतमाला इस बार के बजट में था, तो सागरमाला प्रोग्राम इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सी इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का? एक्सप्लोर मरीन रिसोर्सेज, ये भी मैंने आपको बताया था, डीप ओशन मिशन के बारे में पढ़ लीजिएगा। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के एक्सट्रैक्शन से है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने हमें अराउंड 75,000 स्क्वायर किलोमीटर अलॉट किया है इंडियन ओशन रीजन में, तो डीप ओशन मिशन जो है वो करेक्ट आंसर है। ये आईएसए, देखिए मैंने आपको लिखवाया था इंपॉर्टेंट लिस्ट के टॉपिक में, मैंने यूएन क्लोज लिखवाया था। यूएन क्लोज से रिलेटेड 3 बॉडीज लिखवाई थी मैंने, कि उनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यूएन क्लोज जो है बड़ा ही करंट अफेयर्स में चल रहा है। इंटरनेशनल लॉ ऑफ जो सी बोला जाता है, तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी इसका करेक्ट आंसर है, ये परमिशन देता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। मिशन सागर के अंडर, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हो गया, करंट अफेयर्स का थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हो गया, जहां पे आपसे शिप्स के नाम पूछे गए। अब पूछ रहा है कि मिशन सागर में इंडिया का कौन सा नेवल शिप है जो कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने गया था मॉरिशस, सेशल्स, मडागास्कर, कोमोरोस में। अगेन ये हमारे मिशन सागर से रिलेटेड था, है ना। मिशन सागर में हमने कोविड की हेल्प प्रोवाइड करी थी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया था। लेकिन लेकिन अगर लेट्स अज्यूम दैट आपको इसका डायरेक्ट आंसर नहीं पता है, तो कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास होगी कि हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य में है, जो कि इंडियन ओशन में पेट्रोलिंग करता है। बहुत बड़ा शिप है ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने नहीं जाता है, ये बेसिकली आपके नेवल ऑपरेशंस में काम आता है। आईएनएस विक्रांत जो है हमारा अभी सेकंड, ये हमारा फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, कमीशन नहीं हुआ है। ये 2022 में ऑपरेशन में आएगा, तो आईएनएस विक्रांत जो है वो एलिमिनेट हो सकता है। अब कंफ्यूजन आईएनएस विराट और आईएनएस केसरी में अगर हुआ है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, करेक्ट आंसर है आईएनएस केसरी। करंट अफेयर्स को ध्यान से पढ़ा होगा आपने, हमारी शीट्स को ध्यान से पढ़ा होगा आपने, तो ये टॉपिक मुझे याद है एज अ हेडिंग डायरेक्टली इंक्लूडेड था। आगे बढ़े तो आप ये देख सकते हैं, ये आपको दिखाई देगा कि बेसिकली ये जून 2020 का करंट अफेयर्स है। नेवल शिप रिटर्न्स आफ्टर रिलीफ मिशन, कोविड-19 रिलीफ मिशन जो है उसमें आईएनएस केसरी वापस आया था। अब ये अगेन काफी पुराना टॉपिक हो गया है, लेकिन यही चीज आपको जुलाई 2021 में वापस से देखने को मिलती है, जब हमने ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत सेकेंड फेज लॉन्च किया था इन कंट्रीज को सपोर्ट करने में। उसके बाद डीप ओशन मिशन तो हम सभी जानते हैं, डीओएम, गगनयान मिशन और डीप ओशन मिशन, मैंने 2 मिशन बताए थे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो डीप ओशन मिशन के बारे में तो आपको पता ही है। आगे बढ़े, इंडिया का पहला मैन्ड ओशन मिशन कौन सा है जो कि चेन्नई से लॉन्च किया गया था? इसमें करेक्ट आंसर है समुद्रयान। और ये आप देख सकते हो लाइव मिंट का, अगेन दिस न्यूज इज कमिंग राइट फ्रॉम नवंबर 2021। तो इंडिया का पहला ओशन मिशन है समुद्रयान। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस है, कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है। रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट में बात करें तो ये क्वेश्चन हर बच्चे ने आंसर किया होगा कि यूक्रेन यूएसएसआर का पार्ट था। प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन की बात करें तो आप ध्यान से देखिए, व्लादिमीर व्लादिमीर वोलोदिमीर व्लादिमीर
ये चीजें करी। तो व्लादिमीर व्लादिमीर वाली जो भी प्रोनाउंसिएशन हमें पता है कि ये रशिया के कॉमन है, इसलिए हम व्लादिमीर हटा देंगे। द करेक्ट आंसर इज ए, व्लादिमीर जेलेंस्की। करेंसी ऑफ यूक्रेन क्या है? इट्स राइवना। एंड दिस वाज अगेन अ स्टैटिक क्वेश्चन। ये अगर आपने गलत किया है तो ये देखिए, ये जनरल अवेयरनेस की बात है। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ो तो ऑलवेज स्टडी द बेसिक्स अबाउट दैट कंट्री, द नेबरिंग एवरीथिंग एंड द इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री। एंड अगेन दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन marked incorrectly, so this was a third strange question that we see। तीसरा strange question है क्लैट का जो कि हमें गलत करवा सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन पहले क्या थे? कॉमेडियन थे। न्यूज चैनल्स आप देखते होंगे, आपको पता होगा कि कॉमेडियन टर्न प्रेसिडेंट ने मान ही नहीं रहे हैं, रशिया के सामने सरेंडर करने को तैयार ही नहीं है, ऐसा न्यूज में था। कौन सा ऑपरेशन है? ये मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारी करंट अफेयर्स की शीट से, और ये तो मैंने अपने सेशंस में लास्ट में भी बताया था। क्लैट के 5 दिन पहले भी मैंने बोला था ऑपरेशन देवी शक्ति और ऑपरेशन गंगा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ऑपरेशन गंगा हमने इवैक्यूएशन मिशन कराया था। ये इंडियन एक्सप्रेस से आप देख सकते हो कि ये चीजें आपको फरवरी 2021 में दिखाई देंगी। तो अगर आपने फरवरी 2021 में ऑपरेशन गंगा को ध्यान से पढ़ा तो आप इसके लार्जली क्वेश्चंस तो करंट अफेयर्स कर ही लेते। अगेन इसका जो रेशियो है वो 4 आउट ऑफ 5 का है, इतने तो आपके करेक्ट होने चाहिए। आफ्सपा रिपील। अब आफ्सपा रिपील एक ऐसा टॉपिक था जो मुझे लग रहा था कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी मच रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स काफी ज्यादा परेशान था आफ्सपा के प्रोटेस्ट को लेके। हमारी आर्मी ने 9 लोगों को गलती से मार दिया और एनकाउंटर बोला गया उसको, और सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया कि इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके बाद उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए अगर कोई इनअप्रोप्रिएटनेस पाई गई है पूरे प्रोसीजर में। तो ठीक है, तो उसमें आपको ये जो क्वेश्चन आया है, ये आफ्सपा एक्ट से क्वेश्चन आया है, ये स्टैटिक क्वेश्चन आया है। मैंने आपको बताया था कि देखिए आफ्सपा के अंदर जो भी नोटिफिकेशन दिया जाता है सेक्शन 3 सेक्शन 4 के अंडर, वो डिस्टर्ब्ड एरिया का नोटिफिकेशन दिया जाता है। डिस्टर्ब्ड एरिया का जब नोटिफिकेशन दिया जाता है तो उसमें हमने बताया था कि प्राइमरली सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रहती है और कुछ कुछ जगहों पे स्टेट गवर्नमेंट्स भी कॉन्करेंटली दे सकती है। अब अगर आप इन ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे और आपको इंडियन पॉलिटी के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप देखेंगे गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर और सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब पॉइंट करते हैं यूनियन गवर्नमेंट के तहत, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। आपको सबसे पहले मेघालय में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? दिमाग लगाते अगर तो आपको पता है 1958 में नॉर्थ ईस्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये चीज हमारे लिए देखने वाली थी कि आफ्सपा 1958 में मेघालय में क्या 1958 में लेके आए थे। तो ऑप्शंस आपके सामने 1995, 1999, 1991 और 1989 के हैं। अब ये करंट अफेयर्स कहां से आया? जब आसाम में अभी रिपील किया गया था, वहां से ये करंट अफेयर्स जो है डायरेक्टली पूछा जाता है आपसे। तो दिस क्वेश्चन बेसिकली आपको यही पता चलेगा कि ये 2000 बेसिकली तो पता है आपको, ये जो क्वेश्चन है ये आप मेघालय से रिपील किया गया था, ये 2018 के करंट अफेयर से आया है। उसमें मेघालय से रिपील किया गया था। अगेन ये क्वेश्चन जो है हमारे लिए फोर्थ ऐसा स्ट्रेंज क्वेश्चन है जो कि हम गलत कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है, 4 क्वेश्चन का मार्जिन है। ये बेसिकली आप ये एक्सप्लेन अगर पढ़े होते कि व्हाई द डिसीजन टू विथड्रॉ ऑस्पा फ्रॉम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज सिग्निफिकेंट, वहां पे इन टॉपिक्स को डेट वाइज समझाया गया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आफ्सपा एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको आफ्सपा का क्यों लाया गया, क्या चल रहा है करेंटली ट्रेंड में, अगर आपको पता है तो आप मार्क करोगे कि ए ऑप्शन तो करेक्ट है कि भाई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो एक्ट है वो नॉर्थ ईस्टर्न पीपल को एलिनेट करता है और उनके अंदर ये इंप्रेशन क्रिएट करता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनके अगेंस्ट है। और ये अगर ऑप्शन बी अगर आप पढ़ोगे तो आयरन चामू शर्मिला के बारे में आपको डेफिनेटली नहीं मालूम होगा। लेकिन क्लैट में एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, कहीं पे भी आपको बोथ ए एंड बी जैसा ऑप्शन आ जाए तो आप उसको आंख बंद करके मार्क कर दीजिएगा, और इस क्वेश्चन का भी सही आंसर बोथ ए एंड बी सही है। 2005 में बात करें, हालांकि ये क्वेश्चन डाइसी है थोड़ा सा, इसमें इनडेफिनिट फास्ट इन 2000 वाला जो ईयर है वो बहुत कंक्लूसिव नहीं है, तो फिर भी मैं बोथ ए एंड बी को सही मान के चलूंगा। 2005 में ये मेरे करंट अफेयर्स की जो शीट मैं आपको वीकली प्रोवाइड करता था उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। मैंने बताया था बीपी जीवन रेड्डी कमेटी है जिसने ये बोला था कि यूएपीए को अमेंड किया जा सकता है, आफ्सपा एज ए सेपरेट कानून लाने की जरूरत नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के ऊपर एक कमिटी बनाने के लिए बोला था केंद्र सरकार को, तो गवर्नमेंट ने बीपी जीवन रेड्डी कमेटी बनाई थी और उनके सजेशंस को सुना था, लेकिन उनके सजेशंस को लागू नहीं किया गया। तो आफ्सपा करंटली किस जगह पे फोर्स में है? करंटली आपका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। कुछ ना कुछ पोर्शंस में कंप्लीटली हटाया कहीं से नहीं गया है।
पंजाब इज द ओनली स्टेट जहां से आफ्सपा को कंप्लीटली हटा दिया गया है। बाकी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, जम्मू एंड कश्मीर रीजन्स में आफ्सपा कहीं ना कहीं अभी भी स्टैंड करता है। डिपेंड्स ऑन 6 मंथ, 6 महीने में रिव्यू होता है और हम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बताती है कि इस एरिया को अब डिस्टर्ब एरिया के नोटिफिकेशन से हटाना है या नहीं हटाना है। छठे टॉपिक की तरफ आगे बढ़े। ये बहुत टेक्निकल टॉपिक था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी ड्यूरिंग कोविड-19 का। इसमें जो ये क्वेश्चन है, अगेन ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है। स्टैटिक क्वेश्चन मतलब, मैं देखो स्टैटिक किसको बोलता हूं, जो कि करंटली करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं है। करंट अफेयर्स में हम साल भर का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, हम 2 साल पुराना करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं। इसलिए ये हमारे लिए फिफ्थ ऐसा स्ट्रेंज क्वेश्चन है जो कि हम गलत कर सकते हैं। तो ये आंसर इसका प्रगति है। 2019 में किस कमेटी ने रिकमेंड किया था सीएसआर एक्सपेंडिचर शुड बी मेड टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर? ये आप कॉमन सेंस से आंसर कर सकते थे बच्चों। आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का मतलब अगर आप समझते तो आपको इतना समझ में आ जाता उसके नाम से कि कॉर्पोरेट्स यानी कंपनीज की कुछ रिस्पांसिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ। ठीक है, कंपनी की कुछ रिस्पांसिबिलिटी है। अब इसमें अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो आपको बी, सी, डी जो है थोड़े से सिमिलर दिखाई देंगे, लेकिन इसका कॉमन सेंस से तुक्का भी लगा देते अगर सी को, तो आपका सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाता। अब ये काफी टेक्निकल क्वेश्चन है, तो मैं इसको अगेन मानूंगा कि ये सिक्स्थ ऐसा स्ट्रेंज क्वेश्चन है कि भाई कमेटी पूछ ली हमसे और हमें नहीं पता है कि ये कमेटी हम कहाँ से पढ़े। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिनका प्रिपरेशन हमें भी नहीं पता होता कहाँ से पूछ दिया। तो 6 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत कर सकते हैं। तो अगेन 35 क्वेश्चंस में से 29 क्वेश्चंस तो फिर भी अभी तक डुएबल समझ में आ रहे हैं। ये क्वेश्चन एलिमिनेट हो सकता है क्योंकि इसके ऑप्शंस में एक फैक्चुअल प्रॉब्लम है। मुझे जितना समझ में आया, मैंने डबल चेक किया, तो मैंने ये जो ऑप्शंस लिखे हैं ये तो सही लिखे हैं एज पर द क्लैट पेपर ओनली। लेकिन कवच का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे बताया गया है सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस। करेक्ट, ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है जो दिख रहा है, और ऐसा एक भी ऑप्शन हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें ये पता है कि कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस से रिलेटेड है और यहाँ पे हेल्थ केयर कंपनीज की बात है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये क्वेश्चन का सोर्स कहाँ से है और इसमें टेक्निकल कहाँ है, तो मैं इस ऑप्शन को मार्क नहीं करूंगा। और मुझे ये 7th टिपिकल क्वेश्चन समझ में आता है क्लैट एग्जामिनेशन का। जनरली ये क्वेश्चन आप इसमें अगर तुक्का लगा दिए होगे, हो सकता है इस क्वेश्चन के मार्क्स सभी को अवार्ड हो जाएं अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो। जनवरी 2021 में कंपनी के जो अमेंडमेंट रूल्स हैं ये किसने इंट्रोड्यूस किए थे? ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको करंट अफेयर्स अगर ना भी पता रहे तो भी आप मार्क कर सकते हो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है यार, कंपनी लॉ से रिलेटेड है। और कंपनी लॉ से रिलेटेड हमारे पास जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वही रिस्पॉन्सिबल होगा। आगे बढ़े, पांचवा देखें। अगेन ये जो पांचवा क्वेश्चन है इस टॉपिक का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज इंस्टीट्यूटेड एन अवार्ड। देखो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ था आपके लिए, पहले पिछले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है आपके लिए। इसमें कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो सेलेक्ट कंपनीज के लिए अवार्ड लेके आती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। उस अवार्ड का नाम क्या है? ठीक है, नेशनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंसी इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेशनल अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको क्वेश्चन में भी दिया है और ऑप्शन में भी दिया है। तो अगर आपने कॉमन सेंस लगाया होगा तो आप इस क्वेश्चन के आंसर डेफिनेटली डी मार्क करेंगे। एम आई करेक्ट? आप सब ने इस क्वेश्चन का आंसर डी मार्क। तो ये ऑप्शन अगर आपने मार्क कर दिया है सोच के कि यार तो नाम सिमिलर है, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। भाई हमारे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छा करने के लिए कंपनीज को भी अवार्ड दिया जाएगा और नेशनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड जो है करेक्ट आंसर है। ये अगेन हमारे अमेंडमेंट रूल्स जो कंपनी कॉर्पोरेट कंपनी लॉ के तहत जो रूल्स लाए गए थे उससे रिलेटेड था। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है ये। तो ये 8वां ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन है जो कि हम गलत कर सकते हैं। लेकिन आप समझिएगा ये जो पूरा टॉपिक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक था। क्लैट की हमेशा आदत होती है 7 पैसेजेस में से एक पैसेज आपको ऐसा दे देगा जिसका आंसर आप तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन के अलावा बाकी जो इसके क्वेश्चंस थे, कवच को हटा दें तो 1, 2 और 3 क्वेश्चंस जो हैं वो डुएबल थे। आगे बढ़े, आखिरी वाला टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक है, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक है। और इसमें
जो सबसे टेक्निकल क्वेश्चन 10वां 10th टेक्निकल क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से इंडिया की एनर्जी इंडिपेंडेंसी कब तक हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर 2047 है और ये पीएम मोदी का बेसिकली जो विजन है ना उससे रिलेटेड था, डायरेक्ट करंट अफेयर से था। इट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ये गलत नहीं होना चाहिए था हमारा। ये टेक्निकल था लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन था। विच कंट्री, देखिए इंडिया ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसके साथ करी है, ये अगेन आप कॉमन सेंस से मार्क कर सकते थे। तो कॉमन सेंस से मार्क कर देते, ऑप्शन डी को तो आप एलिमिनेट कर देते, आप पोलैंड को एलिमिनेट कर देते। अब आपके पास ऑप्शन बी और सी बचता। अब बी और सी में प्रॉब्लम क्या है कि ग्रीस और डेनमार्क अगर हम देखें तो इंडिया की रीसेंट पार्टनरशिप किस किस कंट्रीज के साथ हुई है, तो नीदरलैंड्स के साथ हुई है, यूके के साथ हुई है, फ्रांस के साथ हुई है, और इसी तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा के हम डेनमार्क मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्टली, एक मिनट, ये आप देख सकते हो कि ये द हिंदू से डायरेक्टली आंसरेबल थे। दोनों टॉपिक्स द हिंदू से डायरेक्टली आंसरेबल थे। ये डाउन टू अर्थ का करंट अफेयर्स है, लेकिन इन दोनों टॉपिक्स को हमने अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में कवर किया हुआ है, तो हमारे लिए इजी था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, भाई बहुत ज्यादा न्यूज में था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, और इसमें इंडिया की रैंक 46 है, काफी अच्छा जंप किया था इंडिया ने। तो अगेन आप यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल देख सकते हो, हालांकि ये खबर तो सभी न्यूज़पेपर ने कवर करी थी। तो इंडिया की पोजीशन 46 है और इंडिया अपनी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को काफी अच्छा सा प्रमोट कर रहा था स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया के कैंपेन को मिला मिला के। और इंडिया ने इनोवेशन अवार्ड्स भी अनाउंस किए थे, जहां पे हमने कॉलेजेस को और स्कूल्स को बोला था कि कुछ ऐसा मॉडल लेके आइए जो कि हमारे लिए हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, एनवायरमेंट कंजर्वेशन को, या इंडिया के एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने में मदद करे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई टेक्निकल टॉपिक नहीं था। ये एक क्वेश्चन है जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हो, जिसमें कि पूछा जा रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का स्टार्ट किया है और उसको क्या करने के लिए, क्या फैसिलिटेट करने के लिए किया है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को आंसर करने की जाएंगे तो देखिए, एक ऑप्शन बी जो है वो हम सीधे एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि वहां लिखा हुआ है इंक्रीजिंग कार्बन फुटप्रिंट। आपको पता है कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने की बात है, ना कि उसको इंक्रीज करने की बात है। सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर से कैसे हो सकता है, तो सी एलिमिनेट कर देंगे। अब ऑप्शन डी बचा स्प्रेडिंग अवेयरनेस, और ऑप्शन ए बचा ग्रिड इंटीग्रेशन। तो कॉरिडोर है सर, कॉरिडोर क्या होता है, डिफेंस कॉरिडोर हमने बनाए थे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमने बनाए थे, किस लिए बनाए थे, ताकि फास्ट ट्रांजिट हो सके गुड्स का, मूवमेंट का। इसी तरीके से कॉरिडोर, एनर्जी कॉरिडोर हमने बनाया तो क्यों बनाया, ताकि ग्रीन एनर्जी फास्ट तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करी जा सके। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट यूजिंग कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस को इंक्लूड करके ऑप्शन ए करेक्ट है। आप सबने मार्क किया होगा, बहुत अच्छी बात है। आयरेना के ऊपर इतना बड़ा स्टेटमेंट है, और आप सिंपली अगर इस पेपर को, आप इस सिंपली टॉपिक को ध्यान से देखेंगे तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोल के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी, बट आपको ये पता है कि हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अराउंड अराउंड 35 क्वेश्चंस में से 9 to 10 क्वेश्चंस जो थे वो टेक्निकल थे, 3 to 4 क्वेश्चंस जो थे वो स्टैटिक थे, और इसी में हम इंक्लूड कर रहे हैं 3 to 4 क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चंस को, 9 to 10 क्वेश्चंस टेक्निकल में हम कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो बच्चे का अटेम्प्ट होगा 25 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट होगा। इसमें अगर कोई डिसेंट मार्क्स, डिसेंट स्कोर अगर कोई देखा जा सकता है तो वो हम मान सकते हैं कि 20 से लेके 22 तक का अगर आपका मार्क्स आ रहा है सर, तो ओवरऑल आपका डिसेंट मार्क्स आ रहा है करंट अफेयर्स में। हमेशा ऐसा होता है, आपको 35 to 35 किसी का नहीं आता, 30 आउट ऑफ 35 आ जाए तो आप एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस किया आपने। लेकिन हर सेक्शन से अगर हम 25 मार्क्स भी निकाल लेते हैं तो हमारा क्लैट में सिलेक्शन जो है वो इंश्योर हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में जो डिसेंट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कहे जा सकते हैं वो 150 क्वेश्चंस के पूरे अटेम्प्ट कहे जा सकते हैं। और 100 पूरे पेपर को रिव्यू करने के बाद पेपर इजी था, लास्ट ईयर से कट ऑफ डेफिनेटली थोड़ा सा ऊपर जाएगा। इसमें हाईएस्ट अटेम्प्ट जो जाएंगे डेफिनेटली आप देखिएगा टॉपर के अटेम्प्ट 130 135 प्लस ही जाएंगे। टाइम लिमिट के हिसाब से इस पेपर को बिल्कुल अच्छे से किया जा सकता था। अगर आपने 100 क्वेश्चन से नीचे कुछ भी अटेम्प्ट किया है तो मैं आपको कहूंगा थोड़ा सा मन बना के रखिएगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो डाइस ही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को बताने के बाद
एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये एक छोटा सा पेपर है। अच्छा हुआ क्लैट का पेपर 2022 का इजी आया। 2023 के लिए हमें और ज्यादा हाइलाइट्स मिल गई हैं। हमारे लिए 2023 के लिए बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं है। तो अगर हम इस पेपर को करने के बाद हल्का सा भी 10% भी आपके अंदर एक आवाज आ रही है कि यार सिंसियरली अगर मैं पढ़ लूं तो मैं क्लैट एग्जामिनेशन डेफिनेटली कर सकता हूं, तो मुझे लगता है कि चाहे 1 ईयर ड्रॉपर हो चाहे 2 ईयर ड्रॉपर हो, थोड़ा सा और रुकिए, एक बार और इस पेपर को दीजिए, अपने गैप्स पे काम करिए और आप डेफिनेटली क्लैट एग्जामिनेशन को ऐसे ही निकाल लेंगे। और इन टॉपिक्स को बताने के साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि करंट अफेयर्स जिस तरीके से आपको पढ़ाया गया, उस तरीके से आपका करंट अफेयर्स जो है वो काफी अच्छा जाना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स ने अच्छे फीडबैक दिए हैं हमें कि उनका जीके का पेपर तो काफी अच्छा गया है, जीके सेगमेंट काफी अच्छा गया है। मैं आशा करता हूं कि आप इस हाइलाइट्स को अपने स्टडीज में इंक्लूड करेंगे। अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, अभी एलेट का पेपर बाकी है, अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट भी बाकी हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर successful successive examinations, and I'll see you guys in the next analysis of my segment. Till then, take care. This was Harshvardhan Tripathi. I'll see you guys very soon.